हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम अनल जैन फ्रॉम निदिश एकेडमी। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आर्ट फॉर्म्स, है ना। अगर आपने एमपीपीएससी का प्रीलिम्स का सिलेबस देखा होगा तो पहली यूनिट में पहली बार इंडियन आर्ट वगैरह ऐड किया गया है। ठीक है, ये वैसे टॉपिक यूपीएससी का है पर इस बार एमपीपीएससी में आया है। तो हम देखते हैं बेसिकली आर्ट फॉर्म्स क्या होता है। तो अगर आप आर्ट फॉर्म्स को देखोगे तो वी हैव फोर ब्रॉड कैटेगरीज: परफॉर्मिंग आर्ट, देन वी हैव विजुअल आर्ट, लिटरेरी आर्ट है, न्यू मीडिया। परफॉर्मिंग आर्ट मतलब ऐसा आर्ट जिसको आप परफॉर्म कर सकते हो, आपने कुछ ना कुछ उसमें वेरिएशन ला सकते हो अपने हिसाब से, उसको सबके सामने प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये है म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट, थिएटर, पपेट्री, डांस। ओके, ये सारे ऐसे आर्ट फॉर्म से मैं परफॉर्मिंग आर्ट कहूँगा क्योंकि मैं इनको परफॉर्म कर पा रहा हूँ। विजुअल आर्ट, देखने वाले एलिमेंट इन्वॉल्व रहेंगे। वी हैव पेंटिंग, आर्किटेक्चर, कॉइन्स, पॉटरी, स्कल्पचर। ठीक है, और भी सारी चीजें जो आप ऐड कर सकते हो। लिटरेरी आर्ट में स्क्रिप्ट्स, लैंग्वेज, लिटरेचर। न्यू मीडिया आज के टाइम की फोटोग्राफी, सिनेमा, ओटीटी, टेलीविजन और भी जो भी फॉर्म है ये सारा न्यू मीडिया के फॉर्मेट में रहेगा। ओके, तो अगर आपसे कोई बेसिक पूछ ले कि उस टाइप का आर्ट फॉर्म से कौन सा रिलेटेड है तो परफॉर्मिंग आर्ट में याद रखिएगा ये सारी चीजें आती हैं, विजुअल आर्ट में ये सारी चीजें आती हैं। आपको इतने कौन कौन सा एलिमेंट्स इन्वॉल्व है एटलीस्ट परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट में। लिटरेरी आर्ट में आपको लिखने वाला सिस्टम रहेगा, है ना। तो आप ये देखिए विजुअल आर्ट में कॉइन्स वगैरह आएगा। ठीक, इस टाइप की चीजें आपको याद रखनी है। अब इसमें हम सबसे पहला पकड़ते हैं, आज हम देखेंगे म्यूजिक के बारे में, है ना। बड़ा टॉपिक है, मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा बताता जाऊंगा म्यूजिक में, है ना। तो म्यूजिक में अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकली चले तो विल गो टू दिस प्लेस फर्स्ट, है ना। ये हिस्टोरिकली आप देखो तो सबसे पहले हमें म्यूजिक का जो जिक्र मिलता है, अगर हम इंडियन हिस्ट्री ट्रेस करते हैं तो प्री हिस्टोरिक एज में, है ना। प्री हिस्टोरिक में हमें भीमबेटका में कुछ पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। आपने देखा होगा एक्स-रे फिगराइन है, लोग डांस कर रहे हैं, एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसा भी कुछ दिख रहा है, बट जाहिर सी बात है वो पेंटिंग्स हैं तो हम कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकते उस बारे में। बट प्री हिस्टोरिक में भीमबेटका में आपको चीजें मिलेंगी। हड़प्पा में, लोथल में आपको वीणा जैसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। कुछ सील्स पे भी वीणा पाई गई है, तो आप कह सकते हो कि वीणा जैसा कोई इंस्ट्रूमेंट शायद हड़प्पन सिविलाइजेशन में एग्जिस्ट करता था। देन वैदिक सिविलाइजेशन में जाएंगे, वैदिक एज में जाएंगे तो सामवेद आपको पता ही है, इसका उपवेद है गंधर्ववेद। गंधर्ववेद डील्स विद द इंडियन म्यूजिक, सामवेद इज रिगार्डेड एज द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन म्यूजिक। देन वी हैव श्रमण टाइम का जो पीरियड है, इसमें पाणिनि है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी है, अष्टाध्यायी में 7 स्वरों का वर्णन है। तो 7 स्वर जो है सारे नामावधानी जिसे सप्तक भी कहते हैं, ये आपको पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिल जाएगी। रावण आपको दिखाया गया रावण रामायण में कि वीणा बजा रहा है वो। देन नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने लिखी है, इसमें तो बहुत ज्यादा डिटेल है। नाट्यशास्त्र बेसिकली एक ऐसी किताब है जो भरत मुनि ने जब शिव जी को तांडव करते हुए देखा था तो उन्होंने शिव जी की परमिशन से अलग अलग डांस फॉर्म, अलग अलग म्यूजिक के बारे में जिक्र किया है। ठीक है, तो भरत मुनि की जो नाट्य शास्त्र है वो म्यूजिक, वो डांस से ज्यादा रिलेटेड है, म्यूजिक से कम है, बट तभी म्यूजिक के कुछ एविडेंसेस देखने को हम मिलते हैं। देन पुरानिक लिटरेचर में जाएंगे तो वी हैव समुद्रगुप्त प्लेइंग वीणा, उन्होंने जो गोल्ड कॉइन इशू किए थे। देन टोल्कापियम, अगर आपको पता है, ये सिंधु एज के टाइम पे था, और यहाँ पर भी एक इंस्ट्रूमेंट का जिक्र किया गया है यहज करके, मैं इसको यस प्रोनाउंस कर रहा हूँ। इट इज अ प्रीकर्सर ऑफ अ वीणा इंस्ट्रूमेंट, तो ये भी टोल्कापियम में देखने को मिला है। देन राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी शायद पहली ऐसी डायनेस्टी थी जहाँ पे कोर्ट में म्यूजिशियंस, डांसर्स, ये सारे लोग होते थे टू बेसिकली एंश्योर द ग्रैंडियर ऑफ द कोर्ट ऑफ राष्ट्रकूटा किंग्स। ये राष्ट्रकूटा किंग से शुरू होता है, उसके बाद आप देखते जाएंगे बहुत सारे कोर्ट्स में। ये एक ऐसा टाइम था जहाँ म्यूजिशियंस को, जहाँ थिएटर आर्टिस्ट को, डांसर्स को पैट्रनाइज किया जाता था, उनको पैसे दिए जाते थे, उनको अपने कोर्ट में रखा जाता था ताकि कोर्ट का प्रेस्टीज बढ़ सके। तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी वाज द डायनेस्टी दैट बिगन ऑल दिस, जहाँ पे सारी चीज शुरू हुई। तो आप ये डायनेस्टी का नाम जरूर याद रखिएगा, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, यहाँ से सारी चीजें शुरू होती हैं। अब आते हैं आर्किटेक्चर में। तो अगर हजारानामा टेम्पल आपने सुना होगा, ये हम्पी में लोकेटेड है। यहाँ पे आपने कई बार एक डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखी होगी कि पिलर्स पे अगर आप बजाओ तो उसमें साउंड क्रिएट होता है। तो ये एक आर्किटेक्चरल ब्यूटी है जो कि लिंक की जा सकती है साउंड के साथ या म्यूजिक के साथ। फिर उसके बाद कुछ कीवर्ड्स आते हैं जैसे कि श्रुति, स्वर, राग, ताल और रस में क्या फर्क है। मैं बेसिक में बता रहा हूँ। श्रुति इज शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ पिच, ठीक है। हम वेदिक वाली श्रुति नहीं, श्रुति स्मृति वाला नहीं है, यहाँ पे दूसरा है
शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ पिच ये लगभग 22 बताई गई है, 22 बताई गई है, 22 श्रुति होती है। स्वर होते हैं साउंड एसोसिएटेड विथ म्यूजिक, ठीक है, तो स्वर इज बेसिकली साउंड और ये होते हैं साप, इसको सप्तक भी कहते हैं या फिर इसको सरगम भी कहते हैं। देन राग इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्वर, ये लगभग 300 से ज्यादा बताए गए हैं। राग हैं वो डिपेंडेंट रहते हैं टाइम पे, कब गाना है, किस सीजन में गाना है, कब इमोशन कैसा है, ये सारी चीजें राग पे बेस्ड रहती हैं। देन वी हैव ताल इज सीक्वेंस ऑफ बीट यूजिंग हैंड्स एंड फिंगर्स। आपने कई बार देखा होगा कि कई ऐड में वो बताते हैं वो हाथ को ऐसे करते रहते हैं, समथिंग लाइक दैट ना। तो दिस इज व्हाट ताल इज, सीक्वेंस ऑफ बीट्स यूजिंग हैंड्स एंड फिंगर्स। और ये कार्नेटिक म्यूजिक में ज्यादा चलते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा कार्नेटिक म्यूजिक क्या होता है। कार्नेटिक म्यूजिक आपके साउथ इंडिया का जो म्यूजिक है, आप उसको सिंपल टर्म्स में कार्नेटिक म्यूजिक मतलब 30 आपके ताल माने गए हैं। कुछ एग्जांपल्स जैसे कि आदि ताल, तीन ताल आपका हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का पार्ट रहेगा। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में 3 ताल आपको मिलेगा। देन वी हैव रस इज जनरेशन ऑफ इमोशन ऑफ अ परफॉर्मर एज वेल एज लिसनर, बोथ ऑफ देम। तो अगर आपने कुछ अभी मेरे ख्याल से बैनिश बैंडिट करके एक ओटीटी आया था, मैंने देखा था उसको, तो उसमें वो कुछ ताल वगैरह की बात चल रही थी कि वो किस रस में वो गा रहे हैं, है ना। तो वीर रस है या रौद्र रूप है, रौद्र रस है, हास्य रस है, ये सारी चीजें बहुत अलग टाइप के रस होते हैं। तो ये टोटल 9 रस पाए गए हैं अकॉर्डिंग टू अभिनव भारती। अभिनव भारती एक पोएट हैं जिन्होंने भरत मुनि की नाट्य शास्त्र, मैंने लिखा है नाट्य शास्त्र पे कमेंट्री लिखी थी, और ये कमेंट्री कुछ 900 के आसपास लिखी गई, 900 AD के आसपास। तो वहां पर ये 9 रसों का वर्णन है। तो आप ये नंबर्स याद रखिएगा, प्रीलिम्स में काम आ सकते हैं। कितनी श्रुति हैं? 22 है, स्वर 7 है, राग 300 से ज्यादा है, ताल 30 है और रस टोटल 9 है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम म्यूजिक को देखें तो इंडिया में जो म्यूजिक है वो 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है ब्रॉडली। एक है हिंदुस्तानी म्यूजिक, एक है कार्नेटिक म्यूजिक, ठीक है। हिंदुस्तानी म्यूजिक नॉर्थ इंडियन म्यूजिक है, कार्नेटिक म्यूजिक साउथ इंडियन म्यूजिक है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज दिस इज नॉर्थ इंडियन एंड दिस इज साउथ इंडियन, ठीक है। अब दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि हिंदुस्तानी म्यूजिक में एक इंडिविजुअल पर्सन परफॉर्म कर सकता है, कार्नेटिक इज ऑलवेज परफॉर्म्ड इन ग्रुप। तो दिस इज इंडिविजुअल, सेकंड वर्ड दिस इज इंडिविजुअल, दिस इज अ ग्रुप पूरा ग्रुप करता है, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं आपके तबला, सारंगी, रबाब, ये सारी चीजें, क्योंकि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक इंडिया में 13th सेंचुरी के आसपास आया था या उसके बाद। तो मतलब दिल्ली सल्तनत, मुगल्स और उसके बाद जितने भी लोग आए उन सब ने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को ही प्रमोट किया। पर अगर मैं इंस्ट्रूमेंट देखता हूँ कार्नेटिक के, तो आई हैव समथिंग कॉल्ड एज फ्लूट, आई हैव समथिंग कॉल्ड एज घटम, ठीक है, आई हैव समथिंग कॉल्ड एज क्रिम्बल्स, ऐसा बजाने वाला, वी हैव वीणा। तो अगर आप देखोगे ये ओल्डेस्ट फॉर्म है कार्नेटिक, ये सबसे ओल्ड है। तो अगर मैं पुराने समुद्रगुप्त के सिक्के भी देखूंगा या रावण को भी देखूंगा तो सब मुझे वीणा बजाते हुए मिलेंगे। समुद्रगुप्त भी वीणा बजा रहा था, क्योंकि वीणा जो है ये कार्नेटिक म्यूजिक का पार्ट है, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक दैट इज प्रेजेंटेड इन इंडिया। तो अगर रावण आपको गिटार बजाते हुए दिख जाए तो गड़बड़ हो जाएगी, गिटार या समथिंग लाइक दैट इज पार्ट ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा हिंदुस्तानी ने प्रमोट की, यहाँ पे तबला वगैरह भी आया। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ पे ही है, ठीक है। फिर एक और डिफरेंस ये होता है कि हिंदुस्तानी म्यूजिक में घराना होते हैं, घराना, और कार्नेटिक म्यूजिक में कोई घराना ट्रेडिशन नहीं होता। अब घराना क्या होता है? घराना का मतलब ये होता है कि कोई भी पर्टिकुलर रस पे या पर्टिकुलर रागों पर उस पर्टिकुलर इलाके का कमांड होना, राइट। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि जैसे चंदेरी साड़ी वो अशोकनगर की फेमस है, या फिर अगर मैं बोलूँ कि सिल्क की साड़ी वो साउथ इंडिया में बहुत अच्छी मिलती है, या फिर नॉर्थ तरफ भी बहुत अच्छी मिलती है ना। तो वो सिल्क तो बहुत सारी जगह भी होता है, पर वहाँ की ही फेमस है क्योंकि उनके पास एक आर्ट आ गया है, वो साड़ी बनाने का आर्ट है। इसी तरह कुछ ऐसे इलाके हैं जो पर्टिकुलर रस पे या पर्टिकुलर राग पे कमांड रखते हैं, वो उस पर्टिकुलर रीजन को मैं घराना कहूँगा। ऐसे बहुत सारे घराने हैं, वी हैव ग्वालियर घराना, पटियाला घराना, दिल्ली घराना, है ना, किराना घराना, डांगल घराना। तो ये सारे घराने मैं भी आपको बताऊंगा। तो हिंदुस्तानी क्लासिकल, हिंदुस्तानी म्यूजिक हो गया और कार्नेटिक म्यूजिक हो गया, इसी को हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक भी कहेंगे। नाउ
हिंदुस्तानी म्यूजिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू थिंग्स, क्लासिकल म्यूजिक एंड सेमी क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक में आता है ध्रुपद, ख्याल और तराना। ओके, मतलब ये कि ये हिंदुस्तान देखिए 30 सेंचुरी के बाद ही शुरू हुआ, पर उसमें फर्दर डिवीजन से कि अलग अलग वेरिएशन किस तरह से वो गाई जाती है। सेमी क्लासिकल में आता है ठुमरी, गजल और थप्पा। अब जो ध्रुपद संगीत है, ध्रुपद संगीत वो हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत है जो सबसे पुराना माना जाता है, सबसे ज्यादा पुराना। तो ध्रुपद आप कह सकते हो कि इसका जिक्र, ध्रुपद का जिक्र काफी हद तक भरत मुनि की कुछ नाट्य शास्त्र में मिला है। बट ध्रुपद को फेमस होता है वो अकबर के अंदर। अकबर के अंदर आपको पता है तानसेन, बैजू बावरा, ये सब लोग थे। इन लोगों ने ध्रुपद को बहुत ज्यादा फेमस किया। और उसके बाद आता है ख्याल। ख्याल इस आमिर खुसरो ने इसको फेमस किया। तराना आमिर खुसरो ने फेमस किया। ये सेमी क्लासिकल हो गया, ठुमरी, गजल और थप्पा। ओके, इसके बाद आता है फ्यूजन म्यूजिक। फ्यूजन म्यूजिक में वी हैव भजन, वी हैव शबद एंड वी हैव कव्वाली। भजन आपका भक्ति मूवमेंट के टाइम पे फेमस हुआ। वी हैव कीर्तन एंड वी हैव अभंग। अगर आपको पता होगा महाराष्ट्र में पंढरपुर जो है वो पंढरपुर हो गया, एकनाथ हो गया, ज्ञानेश्वर हो गया, इन सब के लिए भंग अभंग गाए जाते हैं, मतलब उनके कपलेट फॉर्मेट में गाने गाए जाते हैं विद क्रिम्बल्स एंड ऑल दैट थिंग। तो ये अभंग का पार्ट होता है। और कीर्तन आपको पता ही है, हम कीर्तन वगैरह करते हैं। ये फ्यूजन म्यूजिक है। शब्द इस गुरुद्वारा में गाया जाता है। कव्वाली आपको पता है, ये भी आमिर खुसरो ने ही प्रमोट किया था। तो आमिर खुसरो के 3 हो गए, कव्वाली, तराना एंड ख्याल। तो ये भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन प्रमोटेड बाय आमिर खुसरो। सो कव्वाली यू शुड रिमेंबर इज अ काइंड ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल। अब मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में घराना होंगे। घराना क्या होंगे? जिनका पर्टिकुलर राग पर या पर्टिकुलर काइंड ऑफ रस पे बहुत ज्यादा कमांड होगा। अब अगर मैं ध्रुपद जो संगीत है, ध्रुपद संगीत, उसके घराने की बात करूं तो वी हैव डागर घराना, दरभंगा घराना, तलवंडी घराना। डागर घराना इज इन फ्रॉम राजस्थान और ये डागर ब्रदर्स के नाम से भी फेमस है और ये मुस्लिम पीपल हैं एंड ये they are extremely good at Drupad Sangeet. It's considered one of the oldest form of Drupad Sangeet singers. Then we have Darbhanga in Bihar, then we have Talwandi in Punjab region. तो ये द्रुपद संगीत के घराने हैं। ख्याल गाने वाले जो घराने हैं वो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश से रिलेटेड से पहला ही वर्ड ग्वालियर है। ये ख्याल के लिए फेमस है। किराना, देन पटियाला, दिल्ली, आगरा, जयपुर, ये सब ख्याल के घराने हैं। देन तराना, मेवात रीजन राजस्थान, वो तराने के लिए फेमस है। देन ठुमरी हमेशा याद रखिएगा वेस्ट यूपी की ही गाई जाएगी। वेस्ट यूपी की ठुमरी बहुत फेमस है। यहाँ पर बनारस और लखनऊ घराना है। देन गजल वी हैव नॉर्थ इंडियन फिनोमिनन ओनली। गजल आपको कभी भी साउथ इंडिया में नहीं मिलेगा, ठीक है? इट इज कंप्लीटली नॉर्थ इंडियन फिनोमिनन। अब फेमस सिंगर्स के आप नाम याद रखिएगा कुछ जैसे कि पंडित भीमसेन जोशी, वो एक ध्रुपद सिंगर थे, ठीक है? उनको भी भारत में मिला था। जगजीत सिंह इज अ गजल सिंगर, है ना? तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है कि ध्रुपद, ख्याल, तराना, ठुमरी, गजल, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है या इंट्रिकेट बातें क्या उतना याद नहीं रखना। घराने का एटलीस्ट कम से कम आप नाम याद रख लीजिए, वो घराने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि इन सब लोगों को पद्मश्री, पद्म विभूषण वगैरह मिलता रहता है। तो एक रफ आइडिया आपके पास थोड़ा सा होना चाहिए, ठीक है? तो आज के लेक्चर में मैं इतना ही बता रहा हूँ आपको, सिर्फ म्यूजिक के बारे में बता रहा हूँ। अगला लेक्चर मैं आपको इंस्ट्रूमेंट, थिएटर, पपेट्री धीरे धीरे मैं एक करके चीजें कवर कर लूंगा। Thanks for watching this video. I am Manoj Jain from Nitish Academy.